नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आस विद्यालय के द्वारा मैं ऋचा सेठ, आपकी विज्ञान की टीचर, जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है भोजन के घटक, उसका हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले वाले सेशन में हमने बात करी थी विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो ये तो अभी हमने समझ लिया है कि उसका थोड़ा एक पार्ट समझ लिया है, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी बुक खोलते हैं और हमें आगे जो इसके बारे में समझना है उसे समझते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार हमारे शरीर को विभिन्न विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी जरूरत होती है। और इन सब के नाम मैंने आपको जो एक मैंने लिस्ट दिखाई थी अपने प्रेजेंटेशन में, उससे आपको ये सारे नाम आपको हमने बताए थे कि किस कहाँ से हमें ये चीजें मिलती हैं, कहाँ से हमें विटामिन मिलता है, कहाँ से हमें विटामिन सी मिलता है, कहाँ से हमें विटामिन डी मिलता है। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं और मुझे ये आपने ये देखिए ये पॉइंट्स मैंने मार्क करवाए थे, आप लोगों ने जरूर अपनी बुक में भी मार्क कर लिए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं खनिज लवणों की। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बात करने से पहले मैं चीज एक बताना चाहूंगी कि आपको याद है मैंने बताया था कि विटामिन डी का हमारा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। याद आया? तो देखिए ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, हमारे शरीर को खनिज लवणों की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन वो जो है, वो जो खनिज लवण है, इसकी हमें बड़े अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो होती है, लेकिन ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे अगर हम कहीं ऊर्जा देने वाला हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, वो ऊर्जा देने वाला हमारा एक खाद्य पदार्थ है। तो वो जो ऊर्जा हमें जब लेनी है, हमें ज्यादा ऊर्जा लेनी है, तो हमें उसकी ज्यादा एक जरूरत होती है। उसको हमें ज्यादा अपने एक कंज्यूम करना होता है, हमें अपने लेना होता है, जैसे ऊर्जा ज्यादा हमें मिले। लेकिन ये जो खनिज लवण होते हैं, इनकी हमें बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी ही मात्रा चाहिए होती है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा भी जरूरी होती है। वो थोड़ी मात्रा अगर हमारे शरीर में कम रहेगी, तो हमें कोई ना कोई उसके जब लंबे समय तक उसकी कोई कमी रहती है, तो उससे हमें कोई ना कोई हमारे शरीर में बीमारी होती है। और वो क्या बीमारियां होती है, ये जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में आगे जाते जाएंगे और इसके बारे में समझते जाएंगे, तो आपके इस पार्ट में इनके जब ये इनकी कमी होती है उससे क्या बीमारी होती है, उनके भी नाम हम पढ़ेंगे। तो ये जो होता है, और ये जो खनिज लवणों की बात कर रहे हैं, वो क्यों चाहिए हमें? क्योंकि इससे हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए होता है। और ये जो खनिज लवण होते हैं, ये उसके लिए आवश्यक होते हैं। तो हमें मात्रा कम चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है, अब जो हम देख रहे हैं, तो हमने देखिए जब हम दूध की बात करते हैं, हम अंडे की बात करते हैं, हम दाल और भी जो जैसे दालें हैं इनकी बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें एक से अधिक पोषक होते हैं, है या नहीं है ना? केला है, हम की बात करें, हम गेहूं की बात करें, तो ये नहीं है उनके एक पोषक तत्व है, उन एक एक खाद्य पदार्थ में कई पोषक तत्व होते हैं। लेकिन फर्क ये पड़ता है कौन सा पोषक तत्व का परसेंटेज, प्रतिशत ज्यादा है दूसरे से। तो किसी से हमें बहुत ज्यादा वसा मिलती है, किसी से हमें बहुत ज्यादा एक प्रोटीन्स मिलते हैं, किसी से हमें बहुत ज्यादा विटामिन डी मिलता है। तो ऐसे एक अलग अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक खाद्य पदार्थ सिर्फ एक चीज देता हो, तो ये बिल्कुल नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें आप जो देख रहे हैं इसमें ये भी वो कह रहे हैं कि किसी भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक
हो सकती है। देखिए जो मैं बोल रही थी वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे हम चावल का उदाहरण लें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से ज्यादा होती है, ठीक है। तो और ये जो पोषक तत्व होते हैं, इसके अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। तो वो पोषक तत्व तो हमें चाहिए, और वो पोषक तत्व कौन से हो गए हैं, जैसे लोहा, आपका कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, आयोडीन, ये हमारे वो तत्व हैं जो हमारे पोषक, ये जो खनिज लवण है, तो इनकी सॉरी, तो ये जो पोषक तत्व हैं तो जो हमें खनिज लवणों से मिलते हैं, वो हमारे ये सारे नाम आ गए हैं। मैं फिर से आपको ये लिस्ट में लिखकर बताऊंगी। तो ये आप इसका ध्यान रखें। और जब हम इनकी बात कर रहे हैं, ये जो आपके यहाँ पर खनिज लवणों की बात कर रहे हैं, खनिज लवणों के साथ हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। और ये जो होते हैं आहारी रेशे, ये इनको हम रुशांश के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रुशांश क्या होते हैं। और ये जो रुशांश होते हैं ये हमें मुख्यतः पादप उत्पादों से ही प्राप्त होते हैं। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इनके जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। तो अभी आप इसकी चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि ये मैंने फिर से एक लिस्ट बना रखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप वो लिस्ट आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तो चलिए अब मैं अपना वो स्लाइड खोलती हूँ और उसमें वो लिस्ट की हेल्प से हम ये जो चैप्टर का जो अभी हम ये एक हमें सिर्फ फोटो सामने आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसको और थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पोषक तत्वों के बारे में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इनके बारे में पढ़ लिया है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि आज जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम लवणों, आहारी रेशों और जल के बारे में बात करेंगे। तो लवण की जब हम बात करते हैं तो उसमें नाम आ जाता है आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। और ये जो आयोडीन है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें ये जो समुद्री सिवार होता है, सी वीड होती है, तो ये बाहर के देशों में ज्यादा यूज होता है, नमक, मछली आदि से मिलता है। फास्फोरस जो है ये केला, दूध, साबुत अनाज से मिलता है। आयरन जो है ये सेब, पालक, केला आदि से मिलता है। और कैल्शियम दूध, अंडा, चीज आदि से मिलता है। तो चीज कभी कभी लोगों को बड़ा एक गलत फहमी होती है कि ये एक हानिकारक चीज है, लेकिन ये हमारा दूध का ही एक प्रोडक्ट है और इसमें कैल्शियम होता है। तो कोई आप अगर खाते हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये आ गए हमारे लवणों के। अब हम जैसे अभी हम बात जब चैप्टर में कर रहे थे तो आहारी रेशों की बात कर रहे थे, जिनको हम रुशांश भी कहते हैं। तो इनका जो देखिए जो हम बुक में पढ़ रहे थे, ये मैंने आपको लिस्ट दे दी है, सेम चीज है। तो ये आप अपनी कॉपी में ऐसे कि इसके मुख्य स्रोत क्या है आप लिखकर सीधे लिखेंगे, तो बहुत ज्यादा आपको पैराग्राफ में नहीं है, आपको एक पॉइंट मिल गया, आप उसे लर्न कर सकते हैं। कि साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। तो साबुत खाद्यान्न की अगर बात करें, आपको याद होगा जब हमने पहला पाठ करा था तो उसमें हमने बात करी थी कि मूंग के जो मूंग और चने को हम उसमें स्प्राउट ले आते हैं, सफेद कलर का उनका जो एक अंकुरित जब हो जाते हैं, तो वो होते उनका वैसे जो हम चीजें होती हैं इनको हम कहते हैं साबुत खाद्यान्न, जो हम साबुत ऐसे ही खा सकते हैं। और थोड़े से अगर हम वही हल्का सा उनको बहुत ज्यादा नहीं पकाते, बहुत से लोग तो बस वो जब अंकुरित हुए खा लेते हैं, बहुत से लोग उसको थोड़ा सा उबाल कर खाते हैं। तो ये इनको ये जो साबुत खाद्यान्न होते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, ये आहारी रेशे मिलते हैं। तो वो दाल है तो प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ आहारी रेशे भी मिल रहे हैं। तो देखिए जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी कि एक खाद्य पदार्थ से ऐसा नहीं है एक चीज मिले, एक खाद्य पदार्थ से एक से अधिक चीजें मिलती हैं, याद रहेगा ये।
अब जब हम कह रहे हैं आहारी रेशे हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, इनकी आवश्यकता क्या है? ये इसलिए चाहिए क्योंकि भोजन का ये आयतन बढ़ा देते हैं, और उससे क्या होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर होता है, उसका निष्कासन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो काम का एक है, जिसको जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, वो हमारे शरीर में रहे, अच्छा है। लेकिन जो भोजन एक शरीर के काम का नहीं है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो वो हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए, उसका निष्कासन होना चाहिए। और उसके लिए अगर हम रेशे वाली कुछ ऐसे चीजें खाएं, ऐसा भोजन में लें कि वो जो जिसमें हमें शरीर में रेशे मिले, तो वो हमारे क्या करता है, पाचन क्रिया को एक बहुत अच्छा कर देता है, और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो शरीर से उसका निष्कासन हो जाता है, वो शरीर में रहकर कोई बीमारियां नहीं करता है। इसलिए जैसे अभी कहा है, यहाँ देखिए ताजे फल और सब्जियां, तो ये फल इसलिए कहते हैं हमें जो फलों का जूस नहीं पीना चाहिए, हमें इसका वो जो अगर संतरा है तो हमें संतरा ऐसे ही खाना चाहिए, क्योंकि जैसे रेशे तो इंग्लिश में हम कहते हैं फाइबर डाइट, तो ये हमारे शरीर में फाइबर्स जाते हैं। अगर आपने जूस निकाला तो जो उसका आपका जूस निकालने के बाद जो आप देखते हो जो ऊपर बचता है उसको फेंक देते हैं, वो फेंकने वाली चीज नहीं है, वो हमारे शरीर में अगर जाएगी तो हमारे अंदर की पाचन क्रिया को अच्छा करेगी। तो अगर फलों का जूस नहीं लेना चाहिए, फल हमें ऐसे ही पूरे साबुत खाने चाहिए, आहारी रेशे मिलते हैं। फिर हम जल की बात करते हैं, तो ये जो हमारे शरीर में जल बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं प्यास लग रही है, हम पानी पी रहे हैं, तो खाली आप ये नहीं सोचिए प्यास लग रही है पानी पी रहे हैं, जल अपने में बहुत बड़ी क्रिया करता है। और वो क्या है, जो ये जो जल जो हमारे शरीर में पहुंच रहा है, एक पानी जो हम पी रहे हैं उससे तो वो पहुंचता है, लेकिन ये जो जल है ये हमें दूध से, चाय से, और जो हम भोजन करते हैं उससे भी मिलता है। अब आप कहेंगे भोजन से कैसे, क्यों? हम जब तरी वाली सब्जी बनाते हैं पानी डालते हैं, फिर वो भी पानी, वो हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करता है। और जल की आवश्यकता हमारे भोजन को क्यों चाहिए, क्योंकि भोजन में उपस्थित जो पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप जो हमें ये कि अगर हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में प्रॉपर एक अगर जल नहीं रहेगा, अगर देखते हैं तो हमारा 75-80% हमारे शरीर में जल रहना चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो प्रॉपर एक हमारे बॉडी में उसका जो अवशोषण है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो नहीं होगा। और ये जो अब जल भी हमारे शरीर में ये कार्य तो करता है, लेकिन जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे पाचन क्रिया में हेल्प करता है, तो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। और जल का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र पसीना को शरीर से बाहर निकालने में, उससे में भी हमारी एक मदद करता है कि वो ये जल ये भी एक क्रिया करता है कि जो हमारा मूत्र है, तो हमारे जो और जो शरीर में एक ऐसे पदार्थ है जिनकी शरीर में जरूरत नहीं है, वो उसके साथ मिलके हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं, और पसीना भी एक टाइप का हमारा अंदर की जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने में कार्य करता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमें फल जो हैं, सब्जियां हैं, इन सब से भी हमारे जल की आपूर्ति होती है हमारे शरीर को। तो आप कहेंगे इन सब में कैसे है, इन सब में, ये सब्जियों में और फल में कैसे जल है? तो इसको देखिए, इसमें आपका क्रियाकलाप दे रखा है कि आप कोई भी टमाटर या नींबू, ये ऐसा कोई भी फल लें और इसको छोटे हिस्सों में काट लीजिए, और ऐसा जब आप करेंगे आपके हाथ गीले हो जाएंगे। और आप ऐसा देखेंगे जब भी आप किसी सब्जी को या उसके छीलते हैं, कुछ करते हैं, तो या मसला जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए क्या आपको लगेगा। तो आप जब ऐसा देखेंगे तो आपको ये इस जब आप इसका निरीक्षण करेंगे, तो क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी नहीं हो? क्या सोच सकते हैं? नहीं।
तो हम ये देखते हैं कि हमारे कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। हाँ, दालें लेंगे वो हमें सूखी मिलेंगी, लेकिन जितनी अगर हम सब्जियां काटेंगे तो जब हम उनको काटते हैं या हाथों में मसलते हैं, हमें हाथों में हमारे पानी आता है। तो ये हम देखते हैं कि जब हम जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, पानी पीने के अलावा इन खाद्य पदार्थों को भी हम के अंदर जल होता है। आप कोई फल ले लीजिए, आप सब्जी ले लीजिए, तो उस सब से भी आपके शरीर में जल चलता है, सॉरी, मिलता है। ठीक है? तो आज हमने कितनी चीजें देख ली कि क्या हमने एक पूरा देख लिया, ये जो हमारा भोजन जो हमें मिल रहा है, वो भोजन हमें एक चीज नहीं, हमें कई जो अगर कहीं आवश्यक जो हमारे शरीर को पदार्थ चाहिए, वो सब हमें वो डिफरेंट भोजन से और जो एक हम पानी पी रहे हैं, जो हम फल खा रहे हैं, उन सब से हमारे शरीर को वो सब चीजें मिल रही हैं जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कैसे ये जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न खाद्यान्नों से मिलते हैं। अगले सेशन में इस चैप्टर को आगे लेते हुए संतुलित आहार के बारे में बात करेंगे। तो जो अब तक आपने पढ़ा है, जो मैं आपको ऐसे नोट्स भी टाइप दे रही हूँ, उन सबको नोट करिए, याद करते जाइए। अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। बाय।